हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम फिर एक बार हाजिर हैं वन शॉट वीडियो लेकर के, जिसमें आप फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 12 जो कि है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का डिस्कशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से बात करने से पहले हमें ट्रेनिंग को समझना होगा कि ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग होती है कि किसी एक पर्सन को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो किसी एक इवेंट को कर सके, किसी एक एक्टिविटी को कर सके, या किसी फिर वो जॉब को वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। फिर हम अगर स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की हम बात करें, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी पर्सन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो किसी स्पोर्ट्स में जाकर के हाईएस्ट लेवल का परफॉर्मेंस वहाँ पर दे सके। मैथ्यू नाम के एक पर्सन थे, उनने यहाँ पर स्पोर्ट्स को कहा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। Keeping in view the aim of sports training in competitive sports, the following objectives of sports training may be said to reach the aim. ठीक है। इसमें से जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आता है, वो होता है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरी इसका है फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, उसकी डेवलप होना चाहिए। फिर उसका स्किल टेक्निक दोनों जो हैं वो डेवलप होना चाहिए। फिर उसका टैक्टिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसकी मेंटली भी वो फिट होना चाहिए, मेंटली ट्रेनिंग भी उसकी होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर करना होता है। ठीक है। अब बात हम करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम कैसे डेवलप करेंगे, स्ट्रेंथ हम कैसे क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ होगी एबिलिटी ऑफ अ मसल टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन। याद रहे क्या है, ये एक एबिलिटी होती है मसल की, जिससे कि वो किसी सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन में आप एक्सर्ट कर सकें। ठीक है। या फिर हम कहें तो ये एबिलिटी होती है जिससे हम किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकें। ठीक है। और फिजिकल फिटनेस के लिए स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर बात करते हैं कि स्ट्रेंथ के टाइप क्या क्या होता है। तो स्ट्रेंथ होती है आपकी दो टाइप में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस होता है, और स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है। यानी कि कुल 4 टाइप की यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। अब आती है कि क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं जिनसे आप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आती है सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये आप करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। फिर होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है। फिर होती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ठीक है। क्या होती हैं इनको एक एक करके अपन यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है। आइसो का मतलब होता है सेम, और मैट्रिक का मतलब होगा जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम बात करते हैं। तो इस केस में जो मसल्स की लेंथ है वो आपकी सेम रखना होती है। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर। एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स व्हेन देयर इज अ टेंशन ऑन अ मसल बट नो मूवमेंट इज मेड। याद रहे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि इसमें आप कॉन्ट्रैक्शन तो मसल का करते हैं, मसल में आप टेंशन तो देते हैं, बट मसल्स का कोई मूवमेंट आपको नहीं करना होता है, जिससे कि मसल्स की लेंथ जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है। ये एग्जाम्पल से और अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे किसी वॉल दीवार है, उस दीवार को आप पुश कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप कुछ किसी हैवी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आप किसी पोजीशन को कंटिन्यूसली बना करके रखे हुए हैं, तो उस टाइम पे भी आप उसके लिए आप कहें तो आप उसके लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर आप किसी, अगर आप जो ये रस्सी खींच वाली जो कंपटीशन होती है अगर वो कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको बोला जाएगा कि आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो 1953 में हैटिंगर और मुलर नाम के पर्सन ने इसके लिए डेवलप किया था। उनने ये जो बताया आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है बनाई हुई थी। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इसके एडवांटेज में बात करें तो सबसे पहले ये आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। इसे करने में आपको काफ़ी कम टाइम लगता है, और इसे आप बिना किसी इक्विपमेंट के करते हैं, इसलिए आप इसे कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है ये। और फिर अपन इसके डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें से मसल्स को सिर्फ उसी एंगल में स्ट्रेंथ मिलती है जिस एंगल में आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं।
दूसरा, इसे आप नहीं कर सकते हैं अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप मसल को कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको करने से आपको बचना चाहिए अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। ठीक है, फिर इससे आपको डायनामिक स्ट्रेंथ डेवलप आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके पास इसका जो है आइसो मैट्रिक से इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं बचती है। दूसरा एक और टाइप है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें आप कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन करते हैं, किसी मसल का कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन कर रहे होते हैं। इसमें आप मसल्स को जॉइंट्स के अराउंड से मूव करते हैं, तो ये इसका आइसोटोनिक एक्सरसाइज का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। इसका एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा, पुशअप और स्क्वाट जो हैं वो एग्जांपल हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज के लिए। और इसको डेवलप किया था डी लूने नाम के पर्सन थे, 1954 में इसको डेवलप किया हुआ था, जो कि आपको याद रहे, कभी सिंगल बार क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। फिर आपकी ये कितने टाइप की होती है, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्सेंट्रिक और एक होती है एक्सेंट्रिक होती है। ठीक है, इसे टाइप्स में लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो इसके एडवांटेजेस में आता है सबसे पहले ये पूरे थ्रू आउट दी रेंज ऑफ मोशन मसल को स्ट्रेंथन करता है। ये मतलब मसल में स्ट्रेंथनिंग अगर बात करें तो आइसोमेट्रिक के कंपैरिजन में आइसोटोनिक में ज़्यादा मसल आपका स्ट्रेंथन हो पाएगा। इसे आप अलग अलग स्पोर्ट्स में ईजिली अडाप्ट कर सकते हैं, इसे यूज आप कर सकते हैं, तो आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो है वो अलग अलग स्पोर्ट्स में हेल्प करती है। फिर इसके अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें मसल्स पेन करने लग जाते हैं, मसल सोरनेस होने लग जाता है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करते टाइम पे हाई स्ट्रेस लेवल मसल्स पर रहता है, इसलिए मसल्स पेन आपके होने लग जाता है इसमें। फिर दूसरा होता है मसल्स गेन दी डायनामिक स्ट्रेंथ व्हेन दे आर एट देयर बिगेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन। जब वो कम काम कर रहे होते हैं तभी उन पर स्ट्रेंथ मिलती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं आइसो काइनेटिक एक्सरसाइज का, तो आइसो का मतलब हो जाएगा सेम, काइनेटिक का मतलब हो जाएगा मूवमेंट आप इसमें करवाते हैं। तो याद रहे, इससे याद रखना है आपको कि ये जो है स्पेशली डिजाइन किया गया था जिसमें आप मशीन्स से आप कर सकें। एग्जाम्पल से आपको और समझ आएगा, जैसे स्विमिंग की बात करें, साइकिलिंग की बात करें, तो वहाँ पर ये आइसो काइनेटिक एक्सरसाइज हो रही होती है। और इन्हें पैरिन इन नाम के पर्सन थे, उन्होंने डेवलप किया था, 1968 में डेवलप किया हुआ था, ये याद रहे। इसमें आप मूवमेंट कंटिन्यूसली कर रहा होता है और आपका जो मसल्स है, दोनों टाइप के मसल्स जो होते हैं, फ्लेक्सर मसल्स एंड एक्सटेंशन मसल्स, उनमें कंटिन्यूसली टेंशन बनी रहती है, और इस तरह से ये एक्सरसाइज आप करते हैं। इसके एडवांटेज की हम बात करें तो इससे हाई लेवल ऑफ डायनामिक एज वेल एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है, दूसरा फॉर एवरी गेम, हर एक गेम के लिए ये आपके इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इनके लिए स्पेशल टाइप्स के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, यानी बिना इक्विपमेंट के आप नहीं कर पाएंगे। जब तक साइकिल नहीं होगी तो आप साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके पास स्विमिंग पूल नहीं होगा तो आप स्विमिंग उसमें नहीं कर पाएंगे। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज होता है, जो कि कोई खास ऐसा नहीं है, अगर नॉर्मली ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरा होता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि इसमें आप किसी कोच जो होता है उसी के ऑब्जर्वेशन में आपको इस एक्सरसाइज को करना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, इसलिए इसका एक थोड़ा सा ये फॉल्ट यहाँ पर हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या होता है, तो एंडोरेंस एक एबिलिटी होती है किसी स्पोर्ट्स मूवमेंट की, जिसको आप करते हैं फैटिग की कंडीशन में। फैटिग का मतलब होता है जब आप थके हुए होते हैं उस टाइम पर आप अगर कोई मूवमेंट करते हैं, वो भी उतनी ही क्वालिटी उतनी ही स्पीड से आप करते हैं, तो उससे आप कहेंगे एंडोरेंस। ये आपके अलग अलग टाइप का होता है, जैसे एरोबिक हो जाएगा, एनारोबिक हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ये इसके कुछ टाइप्स यहाँ पर हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं एरोबिक एंडोरेंस की। तो एरोबिक एंडोरेंस होता है जिसमें आप ऑक्सीजन, एरोबिक का मतलब होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन जब होती है सफिशिएंट, उस टाइम पे ही आप इस एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं, तब जा कर के अपने पास रहेगा कि ये एरोबिक एंडोरेंस हो रहा है, यानी कि बॉडी में जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई जो है हो पाती है। एनारोबिक इसका उल्टा होता है, एनारोबिक का मतलब हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की
कमी हो जाती है, ऑक्सीजन अपने बॉडी में उतना सप्लाई नहीं हो पाती है जितनी की डिमांड इस चीज़ में ऑक्सीजन की होने लग जाती है ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज। और इसमें मसल्स को जो भी उसमें रिजर्व्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है उसी के ऊपर निर्भर डिपेंड रहना पड़ता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्पीड एंडोरेंस की क्या होती है। तो स्पीड एंडोरेंस जो होता है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आपके अलग अलग मसल्स होते हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके उसके लिए इसको किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस की। ये आपका होता है जिससे कि एथलीट की कैपेसिटी बिल्ड होती है, जिससे कि उसकी मसल्स की जो क्वालिटी है वो थ्रू आउट दी जो इवेंट है वो बनी रहे, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एंडोरेंस के एडवांटेज क्या होता है। इसमें ही होता है कि नीड्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ईजी टू यूज एक्सेसिबल इक्विपमेंट्स। इसमें आप ना के बराबर इक्विपमेंट्स लगते हैं या बहुत थोड़े से इक्विपमेंट्स लगते हैं। फिर ये एरोबिक फिटनेस को बढ़ाता है, इसलिए एंडोरेंस ज़रूरी होता है। गुड फॉर लूजिंग वेट, इससे आप वेट को लूज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आपका बोरिंग हो सकता है, इससे एनारोबिक फिटनेस डेवलप नहीं होती है। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर टीम गेम्स लाइक फुटबॉल और हॉकी विच इन्वॉल्व शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड्स, जहाँ पे आपको एक बहुत कम समय में आपको हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। तो उस तरह के स्पोर्ट्स में इसका आप यूज नहीं कर सकते हैं एंडोरेंस का, ये इसमें ध्यान रहे। फिर ट्रेनिंग मेथड फॉर एंडोरेंस डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मेथड्स कैसे कर सकते हैं आप इसके लिए। तो इसमें आता है आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको इंटरवल ट्रेनिंग भी आपको करना पड़ सकती है, आपको फर्टलैक ट्रेनिंग की ज़रूरत भी इसमें करना पड़ सकती है। इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इससे आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, मतलब आपके लिए दोनों टाइप से ये हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाला है। फिर सेवरल एथलेटिक्स कैन टेक पार्ट इन दी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कई सारे जो एथलेटिक्स वाले रहते हैं वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, कई सारे प्रोग्राम वो अटेंड कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट एंड कैन बी ऑर्गेनाइज ईजिली। ये आपके पास क्या होता है, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए आप इसको कहीं भी इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसकी जो ट्रेनिंग मेथड होती है वो भी ज़्यादा रिजिड नहीं होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। अब इसके कुछ नुकसान होते हैं, उनकी बात अपन कर लेते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग डज वेरी हार्ड ट्रेनिंग विच इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू सी हिज हर एफर्ट्स मेकिंग, मतलब क्या होती है कि ये जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसमें हम रियल जो एफ़र्ट हैं किसी ट्रेनिंग के वो अपन पता नहीं कर सकता है, कि उसके एफ़र्ट्स नहीं देख सकता है इसलिए कि वो कितना एफ़र्ट लगा रहा है इजली। और समटाइम्स इसमें एथलीट जो होता है वो अपने एफ़र्ट्स को कम भी कर देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है तो उतना फिर मन से काम नहीं करता है वो, एज इट इज़ नॉट प्री प्लान सो इट मे कॉज एक्सीडेंट्स। और ये आपकी प्री प्लान्ड भी नहीं होती है, इसलिए इसमें थोड़े से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, इस पर आप एक प्रॉपर चेक नहीं लगा सकते हैं आपकी ट्रेनिंग को। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपके पास स्पीड के जो हैं और टाइप बन जाएंगे, यहाँ पर वो स्पीड सेंस में आ जाएगा। अब यहाँ पर कैसे स्पीड को आप डेवलप कर सकते हैं, तो स्पीड को अगर डेवलप आपको करना है तो इसके लिए आपको किस लेवल पे कैसी स्पीड डेवलप करना है उसके ऊपर ये स्पीड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन रन ये भी स्पीड को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। एक्सेलरेशन रन्स यूजुअली अडॉप्टेड, उन लोगों के द्वारा इसको अडॉप्ट किया जाता है जिन्हें आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए होती है ना स्टेशनरी पोजीशन। जैसे हम बात कर रहे थे हॉकी या फुटबॉल की बात कर रहे थे, तो वहाँ अगर आप स्टेशनरी पोजीशन में हैं और आप एकदम से आपको काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ आपको स्पीड डेवलपमेंट की जो एक्सेलरेशन रन वाली ट्रेनिंग है वो आपको करना चाहिए, आपको करना होगी। फिर अपन बात करते हैं पेस रेसेस की बात करते हैं। तो जो रन पेस रेसेस मींस रनिंग दी होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट ए कांस्टेंट स्पीड। इन पेस रेसेस एन एथलीट रन्स दी रेस विथ यूनिफॉर्म स्पीड जनरली 800 मीटर एंड अबव। पेस रेस की अगर बात करें तो पेस रेसेस क्या होती हैं, वो होती हैं आपके पास जो जिसमें आप कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट स्पीड से आप लंबे टाइम तक रन कर रहे होते हैं। जैसे अगर मान लो 800 मीटर की रनिंग है या उससे ज़्यादा की रनिंग जो है वो पेस रेस में आपकी काउंट होती हैं, तो वो अपने को करना होती हैं।
ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं और इसको कौन कौन सी आपकी जो मेथड्स होती हैं वो अपन देख लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, नाम से आपको लग भी रहा होगा कि जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, मतलब जिसमें अपने पास वो चेंज कुछ आप देख सकें। तो द एबिलिटी टू परफॉर्म अ जॉइंट एक्शन थ्रू अ रेंज ऑफ मूवमेंट्स इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज विथ रिलेटिव विथ ईज। फ्लेक्सिबिलिटी टेंड्स टू डिटोरिएट विथ एज। फ्लेक्सिबिलिटी एज के साथ साथ कम होने लग जाती है और बिना सही फ्लेक्सिबिलिटी के आप डेली एक्टिविटीज़ को ईजिली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है और बीइंग फ्लेक्सिबल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द चांस ऑफ एक्सपीरियंसिंग ओकेजनल एंड क्रोनिक बैक पेन। बैक पेन से भी आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी होने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, बैक पेन से आप बच सकते हैं। आपकी बॉडी जो है उसमें के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। दो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है, एक होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। फिर बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसको डेवलप करने के लिए एक होती है बैलिस्टिक मेथड और ये आपकी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपके थोड़े थोड़े जो जर्क हैं वो आपको देना होता है बॉडी में, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। फिर दूसरा टाइप होता है, दूसरी मेथड होती है स्लो स्ट्रेचिंग मेथड। इस मेथड में आप क्या करेंगे, मसल्स और जॉइंट को आप स्ट्रेच तो करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक, बट आप मूवमेंट को काफ़ी स्लो रखेंगे। बैलिस्टिक में आप मूवमेंट जर्क वाले मूवमेंट देंगे, फास्ट करेंगे, बट इसमें आप जो है वो स्लो करेंगे। फिर स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, ये भी आपकी एक मेथड होती है जिसमें आपको क्या करना है कि स्लोली कोई स्ट्रेच करना है बट उस पोजीशन को लंबे टाइम तक होल्ड आपको करना होता है। इट इज़ दी एक्सटेंशन ऑफ स्लो स्ट्रेचिंग मेथड होती है। फिर होती है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब आपने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। दिस मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्रोसिपेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ज़्यादा नाम पर मत जाइए, आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती हैं उन्हें करने के बाद आपको करना होती है। ठीक है, इस टाइप से इसको करते हैं अपन। फिर अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का भी स्पोर्ट्स में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और ये आपके पास फिजिकल फिटनेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। और इसमें होता है कि एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे क्या होता है कि आप मान लेते हैं कि बॉल पकड़ने के लिए आप जा रहे हैं, कैच पकड़ने के लिए आप जा रहे हैं और आप अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाते, आप गिर जाते हैं, तो आप कैच नहीं पकड़ पाएंगे। या आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन की जो है वो फिजिकल फिटनेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंस इसका होता है। ये गुड अवेयरनेस ऑफ रिलेटिव लिम्ब एंड बॉडी पोजीशंस, ये हमारे रिलेटिव लिम्ब जो अपने हाथ पैर हैं उनके बीच में जो है वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी रहे, उसके लिए आपका एक इम्पोर्टेंस होता है। इसमें गुड इंटीग्रेशन बिटवीन दी सेंसेस एंड मसल्स इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट। इसमें आपके पास जो आपके सेंसेस हैं, जैसे आपको टच करते हैं तो वो एक सेंस आपको होता है, तो आपके सेंसेस भी सारे अच्छे से काम करना चाहिए, मसल्स भी आपके सारे अच्छे से काम करना चाहिए। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन जो है वो एक काफ़ी मिला जुला बॉडी का एक इफेक्ट यहाँ पर होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये होती है डिफरेंशिएशन एबिलिटी होती है, ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है, कपलिंग एबिलिटी होती है, रिएक्शन एबिलिटी होती है, एंड बैलेंस एबिलिटी होती है, रिथम एबिलिटी होती है, एडाप्टेशन एबिलिटी होती है। तो ये काफ़ी टाइप की जो है एबिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिथम एबिलिटी, एडाप्टेशन एबिलिटी एट्सेट्रा। ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है। तो सर्किट ट्रेनिंग की बात करें तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूजिंग हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स। ठीक है। इट टारगेट्स स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड मस्कुलर इंडोरेंस। एक्टिविटीज इन सर्किट ट्रेनिंग आर स्टेप अप्स, स्टोमक क्रंच, स्क्वाट अप्स, जॉगिंग, स्किपिंग एट्सेट्रा। तो ये कुछ सर्किट ट्रेनिंग के एग्जांपल्स होते हैं और इसमें आपके पास याद रहे हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स इनको बोला जाता है, इसके अंदर आती हैं। इस सर्किट ट्रेनिंग करने के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो अपन यहाँ पर देखते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला फ़ायदा आपको मिलता है कि आप मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा
काफ़ी कम टाइम में। गेट मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम अगर आपको चाहिए है तो आपको सर्किट ट्रेनिंग करना चाहिए। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग का एग्जांपल फिर से अगर बात करते हैं, स्टेप अप्स आप लगा लें, क्रंच कर लें, स्क्वाट अप्स कर लें, जॉगिंग कर लें, है ना, स्किपिंग कर लें। फिर इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? अपने बॉडी के अंदर जो भी आपका होता है ना, जैसे खाना पचने वाली बात अगर हो रही है, बॉडी के अंदर जो है प्रोसेस है, मतलब बॉडी से सही रहती है आपकी, इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। फिर इन्हांस कार्डियोवस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवस्कुलर की अगर बात करें तो हार्ट से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे आ जाता है, तो हार्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फिट होता है इन एक्सरसाइज करने से। इसलिए देखा होगा आपने, किसी को अगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जॉगिंग वगैरह का एक या वॉकिंग का एक जनरली मतलब एडवाइस उसको दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रहे। फिर इससे मसल्स एंडोरेंस भी बढ़ता है, मसल की कैपेसिटी भी इसमें बढ़ती है। फिर आपके इससे